नमस्कार। दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। तो आइए इस चर्चा से जुड़े हुए जो भी डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस पर एक नज़र देख लेते हैं। डायमेंशंस की बात करें तो सबसे पहला जो है वो है क्या है खबर। आखिर हमने इसे क्यों लिया है खबर के तौर पर, इस पर हम बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे पोषण और कुपोषण के बारे में। आज की हमारी पूरी चर्चा मुख्य तौर पर इसी पर टिकी हुई रहेगी। आगे देखेंगे कि इस पूरे मामले में, न्यूट्रिशन के मामले में सरकार के क्या कुछ कदम अपनाए गए हैं और सरकार इस पर क्या कुछ कर रही है, इसे हम विस्तार से समझेंगे। इसके बाद समझेंगे कि न्यूट्रिशन को लेकर क्या कुछ चुनौतियां हैं, पोषण को लेकर क्या कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं और उन्हें किस प्रकार से दूर किया जाए, इस पर हम बात करेंगे निष्कर्ष के अंतर्गत। और सबसे अंत में रहेगा आपके लिए सवाल। तो आज की चर्चा जो ली गई है, चर्चा का जो मकसद है वो मकसद ये है कि अभी सितंबर मंथ जो है, अभी सितंबर का जो महीना चल रहा है, इस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के तौर पर मनाया जाता है। किस रूप में? तो राष्ट्रीय पोषण माह, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। इस कारण से हमने इस विषय को आज लिया है। इसके बारे में आपको जानना होगा कि आखिर इस माह का प्रयोजन क्या है, इस मंथ को क्यों इस रूप में लिया जाता है, पोषण माह के तौर पर मनाया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि आखिर कब इसे शुरू किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने 2018 में यह निर्णय लिया कि हम सितंबर महीना जो है, सितंबर का जो माह है, उसे हम राष्ट्रीय पोषण माह के तौर पर मनाएंगे। मकसद क्या था? मकसद ये था कि देश में कुपोषण से जूझ रहे लोगों को चेक किया जाए, उनको किसी भी तरीके की क्या स्थिति है उनके लिए, उस पर ध्यान दिया जाए। साथ ही जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, किशोर बच्चियां हैं और इनके अतिरिक्त जो दुग्धपान कराने वाली माताएं हैं, इनके पोषण को मद्देनजर रखते हुए इस माह को प्रतीकात्मक तौर पर पोषण माह के तौर पर मनाने की बात कही गई थी। कब? 2018 में। किसने की थी? तो भारत सरकार की एक परिषद थी, नीति आयोग के अंतर्गत वह परिषद काम करती है। उस परिषद ने कहा था कि हम इस मंथ को पोषण माह के तौर पर हर साल मनाएंगे। तो आप जान लीजिए कि 2018 में पोषण माह मनाए जाने की बात तय की गई थी और इसी को मद्देनजर रखते हुए 2018 के बाद से हर साल राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। आइए देखते हैं कि इस पोषण माह के अंतर्गत क्या कुछ स्थितियां निकलकर सामने आती हैं। इसके बारे में जानने के लिए आपको यह समझना होगा कि पोषण आखिर है क्या और कुपोषण आखिर है क्या, क्योंकि इस माह में कुपोषण के बारे में भी चेक करने की बात की गई है कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा समूह जो कि माल न्यूट्रिशन का शिकार है, वह क्यों इसका शिकार है, उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन आपको इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए ना कि पोषण का मतलब क्या होता है और कुपोषण का मतलब क्या होता है। कौन सी ऐसी स्थिति होती है जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति कुपोषित है या ये बच्चा कुपोषित है। तो पोषण की जहाँ तक बात आती है, बहुत ही स्पष्ट है कि जब भी खाद्य पदार्थ में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है, तो उस स्थिति को, उस व्यवस्था को हम पोषण की संज्ञा देते हैं, है ना। क्या ये स्थिति? जब खाद्य पदार्थ में, जो भी हम भोजन करते हैं, खाद्य पदार्थ में यदि हम पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व का उपयोग करते हैं, पोषक तत्व यानी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं और किस रूप में हम इनका सेवन करते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है इसकी परिभाषा की, परिभाषा को बहुत ही सीधे तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि खाद्य पदार्थ जो भी हम भोजन करते हैं, उनमें हम पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि आप पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं तो यह स्थिति होगी कि हाँ, आप पोषण आपको मिल रहा है, आप अच्छे से अपना ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कुपोषण आखिर क्या है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम इसे कहते हैं माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पोषण के जस्ट उलट, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूं, माल न्यूट्रिशन। पोषण के जस्ट उलट है माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण।
कुपोषण में क्या होता है कि जो भी पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह हमें भोजन के स्तर पर नहीं मिलती है, और ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तो यह जो स्थिति कहलाती है यह कुपोषण की स्थिति कहलाती है। कुपोषण कोई एक पार्टिकुलर पोजीशन पोस्चर नहीं है, एक स्थिति नहीं है, बल्कि यह 2, 3, 4 स्थितियों के रूप में इसे हम डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे कि कद का छोटा होना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टंटिंग। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, ताकि कभी यदि एग्जामिनेशन में इस तरीके से सवाल बने तो आप कंफ्यूज ना हो। कद छोटा होना यानी कि यदि व्यक्ति की उम्र के हिसाब से कद नहीं बढ़ रहा है, लंबाई उसकी नहीं बढ़ रही है, तो ऐसे में उसे हम क्या कहेंगे कि स्टंटिंग की स्थिति है, यानी कि वह कुपोषित है। उसको जिस हिसाब से पोषण युक्त भोजन की आवश्यकता थी वह भोजन उसे नहीं मिल पाया है, तो इस कारण से उसे माल न्यूट्रिशन का शिकार होना पड़ा है। दूसरा है कम वजन यानी कि अंडरवेट। इस शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि यदि जो उसकी उम्र है, किसी भी व्यक्ति की उम्र है, उसके हिसाब से यदि उसका वजन नहीं बढ़ रहा है तो इसे हम कह सकते हैं कि हाँ, वो भी जो व्यक्ति है वह कुपोषण का शिकार है। तीसरा है वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब कि जो व्यक्ति की ऊंचाई है, जो व्यक्ति की लंबाई है, लंबाई के हिसाब से यदि उसका वजन नहीं है, यदि उसका वजन लंबाई के हिसाब से कम है, तो यह जो स्थिति कहलाती है यह वेस्टिंग की स्थिति कहलाती है। तो इन तीनों के बारे में आपको जानना चाहिए कि कुपोषण में ये स्थितियां उभर करके सामने आती हैं। इसके अलावा यह जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, कद का छोटा होना, कम वजन और वेस्टिंग, यह अल्प पोषण की स्थिति को दर्शाता है, यानी कि अंडर न्यूट्रिशन की स्थिति को दर्शाता है। जब हम बात करें कि भाई कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अधिक खाना खाता है। एक तो स्थिति ये हुई कि जो खाना ही कम खाता है, जिसको पोषक तत्व ही बहुत कम मिलता है। कुछ ऐसी भी स्थितियां पनप सकती हैं जब कि वह बहुत अधिक भोजन करे या फिर उसके हिसाब से जो उसे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता थी, उसे उसके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की उपस्थिति हो जाए। तो इस स्थिति में क्या होता है, अधिक वजन यानी कि ओवरवेट, ये भी माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत ही माना जाएगा। दूसरा है स्थूलता यानी ओबेसिटी। ये सब जो स्थितियां हैं ये सब क्या कहलाती हैं, ये सब माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के अंतर्गत ही समझी जा सकती हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसकी। यहाँ पर हम देख रहे हैं पोषण अभियान और पोषण 2.0। ये सब क्या है, ये सब सरकार के द्वारा उठाए गए कदम है पोषण को सुनिश्चित करने के लिए। जब हम पोषण अभियान की बात करें तो पोषण अभियान की शुरुआत 2018 में ही की गई थी, मार्च 2018 में। जब हम पोषण अभियान को थोड़ा सा और विस्तार से देखें तो इसको अब इस तरीके से समझ सकते हैं। पोषण अभियान में पोषण को इस तरीके से लिखा जाता है POSHAN। इसको भी एक विस्तार रूप दिया जा सकता है। इसको विस्तार रूप इस रूप से दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नॉरिशमेंट। बात समझ में आ रही है ना? यानी कि पोषण को इस तरीके से समझा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नॉरिशमेंट, यानी कि कुपोषण को व्यापक तौर पर इसके अंतर्गत रखा गया है। पोषण को व्यापक तौर पर इसके अंतर्गत रखा गया है, इस अभियान के अंतर्गत रखा गया है। और इस अभियान में यह ध्यान रखा गया है कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी किशोर बच्चियां हैं या जो भी ऐसी महिलाएं जो कि काम करती हैं या फिर जो दुग्धपान कराने वाली माताएं हैं, उनके पोषण का बेहतर तरीके से ख्याल रखा जाए और कुपोषण की स्थिति यदि दिखती है तो उसे समाप्त किया जाए। इसके अलावा भारत सरकार ने एक और कदम हाल ही में उठाया है पोषण 2.0 के रूप में। इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई है। बजट 2021-22 में इस अभियान की बात की गई है पोषण 2.0 की।
पोषण 2.0 में क्या रखा गया है, इसमें कहा गया है कि हम जो भी पूरक पोषण कार्यक्रम है, जो पहले से ये कार्यक्रम चल रहा है, और साथ ही पोषण अभियान, इन दोनों को अब मर्ज कर देंगे, इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। ठीक है ना। पूरक पोषण कार्यक्रम जो कि पहले से ये कार्यक्रम चल रहा था, और साथ ही पोषण अभियान, इन दोनों को मिला करके पोषण 2.0 की शुरुआत की गई है, और इसी सितंबर महीने से इसको जो है कार्यरूप दिया गया है। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि पोषण 2.0 में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति रोग का शिकार न हो, कोई भी व्यक्ति यदि कुपोषित हो रहा है, कुपोषण का शिकार हो रहा है, तो उसको चेक किया जाए, उसको आइडेंटिफाई किया जाए, और आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उसको इस स्थिति से दूर करने की कोशिश की जाए। ये सरकार के द्वारा इस तरीके से मुहिम चलाई जा रही है। अभी हाल ही में जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने इस पर जोर भी दिया है कि पोषण 2.0 को हम इस तरीके से कार्य रूप दें ताकि जो भी आकांक्षी जिले हैं भारत में, उन आकांक्षी जिलों में जो भी ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही गंभीर रूप से माल न्यूट्रिश्ड हैं या फिर कुपोषित हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनके पोषण की व्यवस्था करवाई जाए। तो इस तरीके से भारत सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए जा रहे हैं पोषण को सुनिश्चित करने की दिशा में। हम आगे और बात करते हैं इस दिशा में क्या कुछ और किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा राइस फोर्टिफिकेशन, है ना, राइस फोर्टिफिकेशन की चर्चा की उन्होंने। क्यों की राइस फोर्टिफिकेशन की चर्चा? क्योंकि भारत में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 300 लाख टन चावल का वितरण किया जाता है ना। और इस कारण से राइस फोर्टिफिकेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री का जो मकसद है वो ये है कि हम पोषक तत्व युक्त चावल की पहुंच लोगों तक सुनिश्चित करवाएं, ताकि लोग जो भी चावल का सेवन करते हैं उन्हें पोषक तत्वों की आपूर्ति सही तरीके से हो सके। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर ये फोर्टिफिकेशन क्या है। ठीक है, फोर्टिफिकेशन को मैं यदि बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या कि फोर्टिफाई करना, किलेबंदी करना। यहाँ पर किलेबंदी किस चीज़ की करनी है? तो अनाज की करनी है। यहाँ पर राइस फोर्टिफिकेशन की यदि बात की जा रही है तो चावल की किलेबंदी किस चीज़ से? तो पोषक तत्वों से, न्यूट्रिएंट्स से। चावल इस तरीके से चावल में न्यूट्रिएंट्स का समावेशन करवाया जाए, इस तरीके से उसका उपयोग किया जाए ताकि यदि कोई भी इंसान उसका सेवन करता है तो उसे न्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति चावल के माध्यम से हो सके। तो यदि फोर्टिफिकेशन की बात करें तो इसमें ये कहा जाता है कि जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, इसकी उपलब्धता आहार में हो। पोषक तत्वों की उपलब्धता आहार में हो। ठीक है ना। इस फोर्टिफिकेशन के अंतर्गत आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हमारे आहार में सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता है तो हम इसे कह सकते हैं कि हाँ, जो अनाज है ये फोर्टिफाइड अनाज है, फोर्टिफाइड सीरियल्स है। अब यदि हम यहाँ पर चूंकि सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात हो रही है तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि सूक्ष्म पोषक तत्व और वृहद पोषक तत्व क्या होते हैं, उन्हें आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और वृहद पोषक तत्व यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम क्यों कहते हैं और किसे कहते हैं? जैसे कि जो भी विटामिन्स हैं और जो भी मिनरल्स हैं, मिनरल्स यानी कि जो भी खनिज पदार्थ हैं, है ना। हमारे भोजन में आयरन भी होता है, जिंक भी होता है ना। ये सब क्या है? मिनरल्स ही तो हैं। विटामिन्स हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई वगैरह। ये जो पोषक तत्व हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। क्यों इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है? इन्हें इसलिए सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि इनकी जो आवश्यकता है हमारे शरीर में
अल्प मात्रा में होती है, बहुत अधिक मात्रा में इनकी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इनकी आवश्यकता ज़रूरी भी होती है। ज़रूरी भी है और लेकिन अल्प मात्रा में होनी चाहिए इनकी आवश्यकता। इस कारण से इन्हें हम अल्प पोषक तत्व के रूप में भी जानते हैं। और जहाँ तक बात आती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, वृहद पोषक तत्व की, तो इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में अधिक मात्रा में होती है इन कंपैरिजन टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, है ना, जैसे कि पानी। यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पानी जैसे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में होती है, इनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एनर्जी के लिए और जो हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए, हमारे शरीर के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व माने जाते हैं, इसलिए इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की संज्ञा दी जाती है। लेकिन चूंकि अभी बात हो रही है राइस फोर्टिफिकेशन और फोर्टिफिकेशन की, उसके कॉन्टेक्स्ट में यदि हम कहें, जब सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता अनाज में होती है तो उसे हम फोर्टिफाइड अनाज की संज्ञा देते हैं, है ना। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या कुछ बातें कही गई हैं। आगे हम बात करते हैं चुनौतियों की, कि इस पूरे मामले में पोषण और पोषण से जुड़े हुए जो भी इश्यूज हैं उनमें क्या कुछ चैलेंजेज हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज तो यह है कि भुखमरी, है ना, हमारे देश में भुखमरी की बड़ी समस्या है। यह एक चैलेंज के रूप में सामने आता है। यदि हम वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 की बात करें, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की जो स्थिति थी वो 94th थी, है ना। भारत जो है 94वें स्थान पर था और यह गंभीर श्रेणी में माना गया था भारत को। अब आप समझ सकते हैं कि यह एक चुनौती के रूप में सामने आता है। पहले तो व्यक्ति को पेट भरने के लिए अनाज तो मिले, तब आगे बात बढ़ती है पोषक तत्व युक्त अनाज की। तो पहले तो इस चुनौती का सामना करना होगा, इस चुनौती को दूर करने की कोशिश करनी होगी, यह बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा है निर्धनता, है ना। जब व्यक्ति निर्धन होता है तो उसके पास उतने पैसे, उतनी उसकी आय ही नहीं है कि वह अनाज खरीद सके या फिर फोर्टिफाइड अनाज वो खरीद सके। ऐसी स्थिति में यह भी जो है, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में दिखता है। तीसरा है पौष्टिक आहार की पहुंच में समस्या। जाहिर सी बात है कि हमारे देश में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं पोषक युक्त आहार एक किसी भी व्यक्ति को देने के लिए, जैसे कि आंगनवाड़ी के माध्यम से पौष्टिक आहार की आपूर्ति की जाती है, जैसे कि मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम के माध्यम से पौष्टिक आहार की आपूर्ति करवाई जाती है ना। लेकिन होता क्या है कि कई बार ऐसी खबरें आती हैं जिसमें ये पता चलता है कि जहाँ तक जिस व्यक्ति तक पौष्टिक आहार पहुँचना चाहिए था वो तो या तो पहुँचा नहीं या फिर तो वह बहुत सड़ा गला था। तो ऐसी स्थिति में यह चेक करना होगा कि जिसको हम पौष्टिक आहार देने वाले हैं, जिस लक्षित व्यक्ति तक हमें पौष्टिक आहार पहुँचाना है, वह सही तरीके से और सही समय पर उसकी आपूर्ति करवाई जा सके, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आती है। आगे हम बात करते हैं कि इससे जुड़े हुए क्या कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं, निष्कर्ष के तौर पर यह समझना होगा। तो पहला तो यह है कि स्थानीय से लेकर संस्थागत प्रयास की ज़रूरत है। निचले तबके से लेकर के ऊपरी जो टॉप लेवल है, जो सरकार के अंग हैं, वे भी इस मामले में ध्यान दें, ताकि जो भी अपेक्षित व्यक्ति है, जिसको भी आप पोषण युक्त आहार देना चाहते हैं, उसे पोषण युक्त आहार मिले। और साथ ही एक जागरूकता भी लोगों में फैले कि हम किसी भी तरीके से फोर्टिफाइड राइस या फिर जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट युक्त जो भी अनाज है उसका सेवन करें और अधिक से अधिक जो है हम पोषण युक्त आहार का लाभ उठाएं, है ना। दूसरा है कि इसके मामले में वैश्विक प्रयास भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम वैश्विक प्रयास की बात करते हैं तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 में जो है कहा गया है कि हम 2030 तक पूरे विश्व से भुखमरी की समस्या और कुपोषण की समस्या को दूर करने का लक्ष्य रखते हैं। ठीक है, किसमें कहा गया है? तो SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 पर बात कही गई है। तो वैश्विक प्रयास भी इस तरीके से किए जा रहे हैं कि कुपोषण की स्थिति पूरे विश्व से दूर की जाए। इसके अलावा
संयुक्त राष्ट्र ने भी 2016 से 2025 का जो एक दशक है, इसे कुपोषण रहित दशक मनाने की बात की गई है और इसमें ये माना गया है कि हम इस दशक में ऐसा कुछ करें, ऐसे कदम उठाएं जिससे जो भुखमरी की स्थिति है पूरे विश्व से और साथ ही जो कुपोषण की स्थिति है उसे दूर करने की कोशिश की जाए। ये संयुक्त राष्ट्र ने अलग से इस पर ध्यान दिया है। तो कुल मिलाकर यही है कि पोषण को सुनिश्चित करने के लिए न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम किस हिसाब से पोषण युक्त आहार लेने के लिए तत्पर होते हैं, हम किस हिसाब से यह सुनिश्चित कर पाते हैं कि हमें पोषण युक्त आहार सही समय में और सही मात्रा में मिल सके। तो आज की चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा के आधार पर जो प्रश्न बन सकता है, आइए उस प्रश्न पर हम एक नज़र देख लेते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण माह के क्या निहितार्थ हैं? दूसरा है, पोषण के मामले में भारत कहाँ ठहरता है? बहुत ही सीधा सा प्रश्न है। पहले सेंटेंस में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पोषण माह के क्या कुछ निहितार्थ हैं। आपको राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कैसे हुई, पोषण माह का क्या मकसद है, इसके बारे में आपको बताना होगा। और दूसरे सेंटेंस में पूछा जा रहा है कि पोषण के मामले में भारत की अभी क्या स्थिति है और पोषण को लेकर के भारत सरकार के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। और साथ ही इस पूरे विषय में वैश्विक प्रयास क्या कुछ किए जा रहे हैं, इस पर भी आपको एक टिप्पणी लिखनी होगी। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और महत्वपूर्ण और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।